नमस्कार, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का टॉपिक है नाखून क्यों बढ़ते हैं। इसके लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। नाखून क्यों बढ़ते हैं एक ललित निबंध है। तो यह निबंध जो है वह एक प्रश्न से शुरू होता है। इसके शीर्षक भी प्रश्न ही है और यह प्रश्न से शुरू होता है। इसकी व्याख्या करते हुए हम देखेंगे कि इस प्रश्न के माध्यम से लेखक क्या समझाना चाहते हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं नाखून क्यों बढ़ते हैं, इसका पाठ परिचय। पहले हम देखते हैं कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, किस तरह का निबंध है। तो यह एक ललित निबंध है। ललित निबंध के विषय गौण होते हैं। ललित निबंध के विषय गौण होते हैं और इसका भाव पक्ष महत्वपूर्ण होता है। इसका अर्थ होता है विषय उतने महत्वपूर्ण नहीं होते हैं। बहुत छोटी वस्तु को भी विषय बनाकर उसके बारे में निबंध लिखा जा सकता है और वह इतना महत्वपूर्ण हो जाता है, इतना भाव पक्ष उसका मजबूत रहता है, सरस रहता है कि वह ललित निबंध की श्रेणी में आ जाता है। कहने का मतलब है कि एक मामूली विषय को भी लेकर उसके बारे में निबंध लिखा जा सकता है जिसका कि भाव पक्ष बहुत ही मजबूत होता है। तो यह भी इसी तरह का निबंध है। नाखून जो कि हमारे शरीर का महत्वपूर्ण अंग तो है, लेकिन इसका बढ़ना महत्वपूर्ण नहीं है। इसका बढ़ना कोई ज़रूरी नहीं है क्योंकि 3-4 दिन के बाद हम इसे काट ही लेते हैं। तो इसी पर आधारित है यह निबंध। इस निबंध नाखून के बहाने लेखक ने हमारे जीवन की मनुष्य के सभ्यता और संस्कृति के विकास की कहानी इन्होंने कहा है। और जब हम पाषाण युग में थे तो हमारे मनुष्य की पाश्विक वृत्ति, उसका जो पशु जैसा व्यवहार था, क्योंकि वह जंगल में पशुओं के साथ रहता था और उसे वैसा ही जीवन जीना पड़ता था। उसे जानवरों से अपनी सुरक्षा करना पड़ता था। तो इसी नाखून और दांत के सहारे वह अपनी सुरक्षा करता था। अपने प्रतिद्वंदियों को वह नाखून और दांत जैसे अस्त्रों से ही अपनी रक्षा करता था। तो इस पाषाण युग में हमारी जो पाश्विक वृत्ति थी और जो हमने संघर्ष किया था, उसी की कहानी इस नाखून के द्वारा लेखक बताना चाहते हैं। और नाखून जैसे गौण विषय को इन्होंने मनोरंजक अंदाज में प्रस्तुत कर मानव सत्य को दर्शाना चाहा है। तो यह तो पाठ का परिचय हो गया। अब हम देखते हैं लेखक परिचय। लेखक कौन थे? हजारी प्रसाद द्विवेदी एक निबंधकार, एक आलोचक और एक उपन्यासकार थे। उनके निबंधों में उनकी विद्वता दिखाई देती है। उनके निबंधों में निबंधों के विचारों की गहनता, निरीक्षण की नवीनता और विश्लेषण की सूक्ष्मता दिखाई देती है। उनका कार्य क्षेत्र साहित्य के साथ साथ इतिहास, धर्म, दर्शन और संस्कृति पर भी उन्होंने कार्य किया है। उनकी सांस्कृतिक दृष्टि अपूर्व थी। भारतीय संस्कृति के बारे में उनका कहना है कि भारतीय संस्कृति किसी एक जाति धर्म विशेष से उत्पन्न नहीं है, बल्कि यह सभी संस्कृतियों की अच्छाई और बुराई का परिणाम है। आगे हम देखते हैं कि उनका जन्म कहाँ हुआ था। उनका जन्म उत्तर प्रदेश के आरत दुबे के छपरा ओझवलिया गांव में 1907 ईस्वी में हुआ था। उनके पिता का नाम अनमोल द्विवेदी है और वे संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे। अपने पिता की विद्वता और उनकी अध्ययनशीलता का असर हजारी प्रसाद के जीवन में गहराई से देखने को मिलता है। उनकी कई भाषाओं में पकड़ थी। संस्कृत, हिंदी, बंगला, प्राकृत, अपभ्रंश, इन सभी भाषाओं के वे ज्ञाता थे।
उनका व्यक्तित्व, वे प्रभावशाली व्यक्तित्व के थे और उनका स्वभाव बड़ा सरल था और वे उदारवादी भी थे। आगे हम देखते हैं उनकी कृतियां। उन्होंने निबंध लिखा था, उपन्यास लिखा था, कई साहित्य रचे थे, ग्रंथ था और पत्रिका। क्रम से हम देखते हैं निबंध संग्रह उनका क्या क्या है। अशोक के फूल, कल्पलता, विचार और वितर्क, कूटज, विचार प्रवाह, आलोक पर्व, प्राचीन भारत के कलात्मक विनोद। उसके बाद है उनका उपन्यास है वान भट्ट की आत्मकथा, चारुचंद्र लेख, पुनर्नवा, अनाम दास का पोथा। उसके बाद है उनका साहित्य, हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास। उसके बाद उनका ग्रंथ है संदेश राशक, नाथ सिद्धों की बानियाँ, संक्षिप्त पृथ्वीराज रासो। जो मेन पृथ्वीराज रासो है उसे तो चंद्रवरदाई ने लिखा था, लेकिन यहाँ संक्षिप्त उनका संक्षिप्तीकरण इन्होंने ही किया था। संक्षिप्त रूप से उन्होंने पृथ्वीराज रासो को लिखा है। आगे उनकी पत्रिका है विश्व भारती। तो इस तरह जब हम इनके निबंधों को, इनके उपन्यास को, इनके साहित्य और ग्रंथों को जब हम पढ़ते हैं तब इनकी विद्वता का ज्ञान हमें होता है। आगे हम देखते हैं इन्होंने कई उपाधियां इन्हें मिला था। 1930 ईस्वी में काशी विश्वविद्यालय से इन्होंने ज्योतिषाचार्य की उपाधि ली थी और 1951 में इसी विश्वविद्यालय में उन्हें प्रोफेसर नियुक्त किया गया। उसके बाद 1949 ईस्वी में कबीर साहित्य के गहन अध्ययन के लिए इन्हें डी लिट की उपाधि मिली थी। आगे हम देखते हैं कि 1957 ईस्वी में शिक्षा और साहित्य में अपूर्व योगदान देने के लिए इन्हें पद्म भूषण से नवाजा गया था। उसके बाद 1973 में इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था आलोक पर्व के लिए और इनका निधन हो गया था दिल्ली में 1979 ईस्वी में। तो अब हम देखते हैं कि इस लेख के माध्यम से लेखक कैसे अपनी रोचक अंदाज में कैसे इस प्रश्न की शुरुआत करते हैं और इसका कैसे तर्क दे करके बड़े मनोरंजक अंदाज में इन्होंने इस लेख को लिखा है। तो अब हम इसकी व्याख्या देखते हैं। अब हम पाठ का पठन करते हैं और इसकी व्याख्या देखते हैं। बच्चे कभी कभी चक्कर में डाल देने वाले प्रश्न कर बैठते हैं। अल्पज्ञ पिता बड़ा दयनीय जीव होता है। यहाँ पे लेखक कहते हैं कि अल्पज्ञ पिता बड़ा दयनीय जीव होता है, अर्थात जिस पिता की जानकारी कम हो वह बड़ा ही दयनीय होता है, अर्थात वह किसी भी प्रश्न का जवाब देने में असमर्थ होता है। तो यहाँ पे लेखक कहते हैं कि मेरी छोटी लड़की ने जब उस दिन पूछ दिया कि आदमी के नाखून क्यों बढ़ते हैं तो मैं कुछ सोच ही नहीं सका। हर तीसरे दिन नाखून बढ़ जाते हैं। बच्चे कुछ दिन तक अगर उन्हें बढ़ने दें तो माँ बाप अक्सर उन्हें डांटा करते हैं, पर कोई नहीं जानता कि ये अभागे नाखून क्यों इस प्रकार बढ़ा करते हैं। काट दीजिए, वे चुपचाप दंड स्वीकार कर लेंगे, पर निर्लज अपराधी की भांति फिर छूटते ही सेंध पर हाजिर। आखिर ये इतने बेहया क्यों हैं। तो इस प्रथम परिच्छेद में लेखक ने इस शीर्षक को बड़े मनोरंजक अंदाज में अपनी छोटी लड़की से उनकी छोटी लड़की ने पूछा कि नाखून क्यों बढ़ते हैं। तो यहाँ पे लेखक कहते हैं कि अल्पज्ञ पिता बड़ा दयनीय जीव होता है। तो यहाँ लेखक के कहने का अर्थ होता है कि जिस पिता की जानकारी कम है वह कैसे जवाब दे सकता है ऐसे ऐसे प्रश्नों का। लेकिन यहाँ पे लेखक जो हैं वे बहुत ही विद्वान थे, लेकिन ये इस लेख को समझाने के लिए, इससे मनोरंजन बनाने के लिए इस तरह की बात करते हैं। और वे नाखून को इस तरह से
उन्होंने दर्शाने का प्रयास किया है कि वह कोई मानवीय जीव हो या कोई प्राणी हो जिसे समझ में आ रहा हो कि वह कुछ गलत कार्य कर रहा हो, तो वे कहते हैं कि काट दीजिए, चुपचाप दंड स्वीकार कर लेंगे, पर निर्लज अपराधी की भांति। तो यहाँ पे लेखक कहते हैं कि जो नाखून बार बार बढ़ जाते हैं उसे हम काटते हैं, उसके बावजूद भी नाखून बढ़ जाते हैं, इसीलिए लेखक इस तरह की बात करते हैं। उसे बेहया कहते हैं, निर्लज अपराधी कहते हैं। तो इस तरह ऐसे शब्दों का प्रयोग कर लेखक इस निबंध को बड़े ही मनोरंजक अंदाज में प्रस्तुत किया है। आगे क्या कहते हैं, बहुत ही आगे की लाइनें और भी बहुत ज़्यादा रुचिकर हैं। वे क्या कहते हैं, कुछ लाख ही वर्षों की बात है जब मनुष्य जंगली था, वन मानुष जैसा। उसे नाखून की जरूरत थी, उसकी जीवन रक्षा के लिए नाखून बहुत जरूरी थे। असल में वही उसके अस्त्र थे, दांत भी थे पर नाखून के बाद ही उनका स्थान था। उन दिनों उसे जूझना पड़ता था, प्रतिद्वंदियों को पछाड़ना पड़ता था। प्रतिद्वंदियों का अर्थ होता है विरोधी, जो उनसे लड़ते थे, जो उसको घायल करना चाहते थे, जंगली जानवर। तो प्रतिद्वंदी का अर्थ होता है उसके विपक्ष का, विरोधी लोग। नाखून उसके लिए आवश्यक अंग था। फिर धीरे धीरे वह अपने अंग से बाहर की वस्तुओं का सहारा लेने लगा। पत्थर के ढेले, पेड़ की डालें काम में लाने लगा। रामचंद्र जी की वानरी सेना के पास ऐसे ही अस्त्र थे। उसने हड्डियों के भी हथियार बनाए। इन हड्डी के हथियारों में सबसे मजबूत और सबसे ऐतिहासिक था देवताओं के राजा का वज्र, जो दधीची मुनि की हड्डियों से बना था। मनुष्य और आगे बढ़ा। उसने धातु के हथियार बनाए। जिनके पास लोहे के अस्त्र और शस्त्र थे वे विजयी हुए। देवताओं के राजा तक को मनुष्यों के राजा से इसलिए सहायता लेनी पड़ती थी कि मनुष्यों के पास लोहे के अस्त्र थे। असुरों के पास अनेक विद्याएं थी पर लोहे के अस्त्र नहीं थे, शायद घोड़े भी नहीं थे। आर्यों के पास ये दोनों चीजें थी। आर्य विजयी हुए। फिर इतिहास अपनी गति से बढ़ता गया। नाग हारे, सुवर्ण हारे, यक्ष हारे, गंधर्व हारे, असुर हारे, राक्षस हारे। लोहे के अस्त्रों ने बाजी मार ली। इतिहास आगे बढ़ा। पतीले वाली बंदूकों ने, कारतूसों ने, तोपों ने, बमों ने, बम वर्षक वायुयानों ने इतिहास को किस कीचड़ भरे घाट तक घसीटा है, यह सबको मालूम है। नखधर मनुष्य अब एटम बम पर भरोसा करके आगे की ओर चल पड़ा है, पर उसके नाखून अब भी बढ़ रहे हैं। अब भी प्रकृति मनुष्य को उसके भीतर वाले अस्त्र से वंचित नहीं कर रही। अब भी वह याद दिला देती है कि तुम्हारे नाखून को भुलाया नहीं जा सकता। तुम वही लाख वर्ष के पहले के नख दंतावलंबी जीव हो, पशु के साथ एक ही सतह पर विचरण करने वाले और चरने वाले। तो आप लोगों ने देखा कि इस दूसरे परिच्छेद में लेखक ने नाखून जैसे साधारण से टॉपिक को लेकर कितना जो हमारे अस्त्र शस्त्र का किस तरह से विकास हुआ, कैसे धीरे धीरे नाखून के बाद हड्डियों से, पेड़ की पत्थर के ठेले से, पेड़ की डालों से, फिर हड्डियों से और फिर लोहे से अस्त्र बनाने लगे। उसके बाद मनुष्य अब अणुबम, परमाणु बम, ये सब बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि यहाँ तक मनुष्य धीरे धीरे अपना विकास कर लिया है। कहने का अर्थ है कि अस्त्र शस्त्र का बहुत ही शक्तिशाली अस्त्र शस्त्र आज मनुष्य के पास हैं। लेकिन फिर भी लेखक कहते हैं कि फिर भी इन नाखूनों को नहीं भुलाया जा सकता। जिस तरह नाखून हमारे काटने के बाद भी बढ़ जाते हैं, तो ऐसा लगता है जैसे नाखून कह रहे हो कि तुम वही जंगल में विचरण करने वाले नख और दांत पर निर्भर रहने वाले जीव हो। यहाँ पे नख दंतावलंबी जीव का अर्थ होता है, नख का मतलब नाखून और दंतावलंबी दो शब्द हैं, दंत जोड़ अवलंबी, अर्थात नख और दंत पर निर्भर रहने वाले जीव। यहाँ तक इस पाठ का पहला वीडियो है। उसके बाद दूसरे वीडियो में हम अगले भाग को देखेंगे।